अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएस एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसको जो है आज हम कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे उसका लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा है कि हमने पिछले जो 2 वीडियोस जो हमारी आई हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो उसमें जो है हमने शॉर्ट टॉपिक्स दोनों वीडियो में डिस्कस किए थे, यानी कि दोनों में जो है शॉर्ट टॉपिक का एक पार्ट 1 था और एक पार्ट 2 था। और आज की जो वीडियो है उसमें हम जो है कवर करेंगे अपने डिटेल टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल टॉपिक्स को। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो है हम डिटेल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और जो है टोटल तकरीबन 4 डिटेल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम, और जो है एक जो होगा वो हमारा छोटा सा क्वेश्चन होगा जो कि तकरीबन 2 स्लाइड्स के अंदर जो है उसका आंसर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में लिखा हुआ है कि द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द बिगनिंग। The quantity of reactant is higher and the rate of product formation is higher. As the reactant amount decreases, the rate of reactant transformation also decreases and the rate of product formation decreases. After a certain time, the concentrations of reactants and products become constant and this state is called dynamic equilibrium. तो इसका ये मतलब है कि रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। शुरू में रिएक्शन की क्वांटिटी हाई होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट भी हाई होता है। जैसे ही रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है तो रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का रेट डिक्रीज़ होता है और उसी के साथ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का रेट भी डिक्रीज़ होता है। फिर जो है कुछ देर बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं और इस स्टेट को जो है हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्लाइड नंबर 4 में एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस की गई है। टॉपिक 1 जो था हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस की गई है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 में कि एन एग्जाम्पल of a reaction at equilibrium is a reaction of hydrogen and iodine in a closed container to produce hydrogen iodide. At the start of the reaction, there is a high concentration of hydrogen and iodine, and after that, the concentration decreases as hydrogen iodide is formed. The concentration of hydrogen iodide increases as the forward reaction proceeds. As hydrogen iodide is formed, the रिवर्स रिएक्शन इज़ देन एबल टू अकर। तो उसके बाद एक इक्वेशन भी लिखी गई है जो कि है H2G प्लस I2G, और रिवर्स रिएक्शन का जो है एरो डले हुए हैं, यानी कि दोनों बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, और उसके बाद जो है हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा है प्रोडक्ट में और G लिखा है। अब जो है इसका जो मतलब है वो ये है कि एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक एग्जाम्पल जो है रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पर, वो रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन का क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन आयोडाइड को प्रोड्यूस करने के लिए। अब रिएक्शन के स्टार्ट में हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन हाई है और उसके बाद कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो गई और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब जो है हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स होगा, और जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो रिवर्स रिएक्शन को एक तरह की परमिशन मिल जाएगी होने के लिए, यानी ख़ुद को प्रोसीड्स करने के लिए। स्टूडेंट, स्लाइड नंबर 5 में भी जो एग्जाम्पल नंबर 1 थी वो कंटिन्यू हो रही है, और जो है एक डायग्राम दी गई है जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन इक्विलिब्रियम सिस्टम दिए गए हैं हमारे पास, और नीचे कुछ वर्डिंग लिखी है तकरीबन 3 लाइन्स में। तो वो वर्डिंग ये है कि सो देयर इज़ नो ऑब्जर्वेबल चेंज ऑल्दो बोथ forward and reverse reactions are occurring. The reaction has not stopped but reached dynamic equilibrium. यानी कि अब कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं आया और जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दोनों अकर हो रहे हैं और रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, मगर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पर पहुंच चुका है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं
कि प्रीवियस स्लाइड जो थी स्लाइड नंबर 5 उसमें हमने जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल नंबर 1 को एंड किया, और अब जो स्लाइड नंबर 6 है उसमें भी डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक और एग्जांपल दी गई है। तो इसमें ये लिखा है कि अनदर एग्जांपल ऑफ अ यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, here nitrogen and hydrogen molecules react to form ammonia in a reversible reaction, equation and diagram given below, N2G plus 3H2G double arrow 2NH3G। यानी कि इसमें ये लिखा है इस तरह से कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक और एग्जांपल है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ होती है फर्टिलाइज़र्स के। अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन और डायग्राम जो है वो नीचे दी गई हैं, और डायग्राम की मदद से जो है आप समझ सकते हैं कि कैसे एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ने 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया और जो है 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बना दिए। तो इस तरह से जो है हमारा टॉपिक नंबर 1 जो था डायनामिक इक्विलिब्रियम का वो जो है स्लाइड नंबर 6 में आके एंड हुआ। अब जो है हम स्लाइड नंबर 7 से यानी कि नेक्स्ट स्लाइड से अपना न्यू टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे डिटेल टॉपिक्स का। अब स्टूडेंट्स आप जैसा कि देख सकते हैं कि स्लाइड नंबर 7 में जो है हमारा टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो है इस स्लाइड में हम जो है पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट, जो कि ये है कि द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशंस ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये स्टेट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होता है हर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशंस के। सो स्टूडेंट्स पिछली स्लाइड में जो है हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट डिस्कस की थी, और अब इस स्लाइड में जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस react is directly proportional to its active mass, and the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. The law of mass action also suggests that the ratio of the reactant concentration and the product concentration is constant at a state of chemical equilibrium. Let us apply the law of mass action to a hypothetical reversible reaction. अब जो है इसमें ये लिखा है कि एक रेट है जिस पर सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। और लॉ ऑफ मास एक्शन ये भी सजेस्ट करता है कि रेशो जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसनट्रेशंस का वो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट पर कांस्टेंट होता है। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को जो है एक हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन पर अप्लाई करेंगे, यानी कि जैसे अप्लाई जो है किया है, और जो है आप देख सकते हैं जिसकी इक्वेशन जो है आप नीचे देख सकते हैं कि दी गई है। तो इस पे जो है हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया है, और ये जो है एक जो है हाइपोथेटिकल यानी कि फ़र्ज़ी जो है हमने ख़याली एक इक्वेशन जो है उस पर अप्लाई किया है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स अब जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वही लॉ ऑफ मास एक्शन वाला और एक्सप्रेशन वाला। तो उसमें जो है अब हम डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि डेरिवेशन जो है एक्सप्रेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए उसकी जो है हम डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। तो स्लाइड नंबर 9 में जो स्टार्ट हो रही है हमारी ये, तो उसमें ये लिखा है कि फर्स्ट लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन वेयर ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स वेयर एज ए एंड बी are the number of moles needed to balance a chemical equation. The rate of forward reaction according to the law of mass action is dash, यानी कि आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ब्रैकेट में जो लिखा है कैपिटल ए और पावर में स्मॉल ए लिखा है, इसी तरह से कैपिटल बी लिखा है ब्रैकेट में और पावर में स्मॉल बी लिखा है, और नीचे जो है आप देख सकते हैं आर एफ इज इक्वल्स टू के एफ जो है कांस्टेंट है, और जो है ब्रैकेट में उसी तरह से जो ऊपर लिखा था कैपिटल ए और बराबर में उसके कैपिटल बी, और उन दोनों की पावर्स में जो हैं वही सिंबल ए और बी जो हैं स्मॉल्स में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें कैपिटल ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और स्मॉल ए और बी नंबर ऑफ़ मोल्स हैं जो कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये है, जैसे कि मैंने जो है इक्वेशंस पढ़ी, तो ये है हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये के एफ़ का बताया गया है कि के एफ़ जो है कांस्टेंट जो यूज़ हुआ है वो क्या है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, स्लाइड नंबर 10 में जो है ये लिखा है कि वेयर के एफ इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि जो हमने पिछली जो इक्वेशंस थी उसमें के एफ कांस्टेंट यूज़ हुआ था, और के एफ जो कांस्टेंट है हमारा वो है रेट कांस्टेंट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब नीचे ये लिखा है कि लाइकवाइज द रेट of the reverse reaction is directly proportional to the product of molar concentrations of C and D, whereas C and D are number of moles needed to balance a chemical reaction. RF directly proportional to ब्रैकेट में कैपिटल C और उसकी पावर में स्मॉल c, और ब्रैकेट में कैपिटल D और उसकी पावर में स्मॉल d, और RR इज इक्वल्स टू KR ब्रैकेट में कैपिटल C और पावर में आप देख सकते हैं स्मॉल c, और ब्रैकेट में कैपिटल D और पावर में उसकी स्मॉल d। अब इसका मतलब यह है कि जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल सी और डी की प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस के, और स्मॉल सी और डी नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब स्लाइड नंबर 11 में ये लिखा है कि वेयर के आर इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, वी नो एट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड and reverse reaction becomes equal, so RF is equals to RR. Putting the values of RF and RR, we have KF ब्रैकेट कैपिटल A पावर में स्मॉल a ब्रैकेट में फिर कैपिटल B और पावर में स्मॉल b इज इक्वल्स टू KR ब्रैकेट में कैपिटल C और पावर में स्मॉल c और ब्रैकेट में कैपिटल D और पावर में स्मॉल d। सो ये है कि अब यहाँ KR यानी कि जो पिछली जो इक्वेशन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी उसमें भी एक कांस्टेंट यूज़ हो रहा था जो कि था KR, तो वो जो है रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन के लिए। और जो है अब जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सो जो है RF को जो है हम RR के इक्वल लिखेंगे, और उसके बाद जो है हमने नीचे जो इक्वेशन देख रहे हैं आप लास्ट में उसमें जो है हमने RF की जगह RF की वैल्यू पुट कर दी और RR की जगह RR की वैल्यू पुट कर दी। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इसको मज़ीद ड्राइव करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, स्लाइड नंबर 2 में भी हमारी जो इक्वेशन जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो और मज़ीद ड्राइव हो रही है। तो उसमें अब जो है हमने जो लास्ट इक्वेशन जो थी उसमें हमने कांस्टेंट जो है उसमें से यानी कि के एफ जो था और के आर जो था उनको LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पर रख दिया है, और वेरिएबल्स जो थे यानी कि जो ब्रैकेट्स में हैं आप देख सकते हैं तो उनको जो है RHS पर रख दिया है। अब उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो है और करके जो नीचे एक इक्वेशन दी गई है उस तरह भी लिख सकते हैं, और करके एक इक्वेशन दी गई है उस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 तरह से लिख सकते हैं हम इसको। और के एफ अपॉन के आर जो है यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रेट कांस्टेंट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है वो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में रेट कांस्टेंट है हमारा रिवर्स रिएक्शन का, तो वो जो है KC के बराबर है। अब इस तरह से जो है नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे इसको मज़ीद डिस्कस करने के लिए। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो ये एंड पे आ गई है हमारी एक्सप्रेशन जो थी जिसको हम ड्राइव कर रहे थे। अब जो है इसमें ये लिखा है कि हैंस KC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट where KC is called equilibrium constant. Hence, it is proved that the law of mass action describes the relation between active mass of reactants and products with the rate of reaction. All the reversible reactions can be expressed in this form. यानी कि यहाँ KC जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो ये प्रूव्ड हो गया कि लॉ ऑफ मैस एक्शन डिस्क्राइब करता है रिलेशन को जो कि होता है एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। जितना अब जो है जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं उन्हें हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और जो है आप देख सकते हैं कि KC का जो है हमारी एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव्ड हो चुकी है, जिसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वो ये आया है कि KC इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड से जो है अपने न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम स्लाइड नंबर 14 में आ चुके हैं, और स्लाइड नंबर 14 में जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 3 डिटेल टॉपिक्स में से, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आर एस फॉलोज, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं वो नीचे आपको दी गई हैं।
तो अब जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्लाइड में हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमारी बाकी की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि टोटल 7 हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब नंबर 1 जो है वो है केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम, यानी कि केसी जो है खाली इक्विलिब्रियम में वर्क करता है। एक्सप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को मोल पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करता है। अब जो है पॉइंट नंबर 3 ये है कि केसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस, यानी कि केसी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस पर डिपेंड नहीं करता। और पॉइंट नंबर 4 जो है वो ये है कि केसी वेराइज विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ केसी वेराइज यानी चेंज होता रहता है। तो अब जो है बाकी के नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो स्टूडेंट स्लाइड नंबर 15 में हम जो बाकी 3 पॉइंट्स रह गए थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो उसको जो हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 है कि केसी इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज अ कंसंट्रेशन इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट, यानी कि केसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोएफिशिएंट है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है जो कि उसके कोएफिशिएंट के इक्वल होती है। अब पॉइंट नंबर 6 ये है कि केसी रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इफ केसी इज larger than 1 द रिएक्शन इज फॉरवर्ड, इफ केसी इज लेस देन 1 द रिएक्शन इज रिवर्स, यानी कि केसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर केसी 1 से ज़्यादा तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और अगर केसी 1 से कम है तो रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन होगा। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि रिमेंबर दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट दैट इज यूटिलाइज्ड टू डिफाइन केमिकल बिहेवियर, यानी कि ये याद रखना है हमें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है वो रेशियो है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से जिसको हम यूटिलाइज करते हैं केमिकल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह से जो है हमारा जो टॉपिक नंबर 3 जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमने जो है 3 टॉपिक अपने डिस्कस कर लिए इन डिटेल टॉपिक्स में से, और अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 4 जो कि है प्रिडिक्टिंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ केसी एंड क्यूसी, यानी कि हमें जो है प्रिडिक्ट करना है ये जो 2 स्टेजेस दिए गए हैं रिएक्शन के क्यूसी और केसी की वैल्यूज़ को कंपेयर करके। तो नंबर 1 लिखा है कि नेट रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि नेट रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। और नंबर 2 जो है जो हमें एक्सप्लेन करना है यानी कि प्रिडिक्ट करना है वो है नेट रिएक्शन प्रोसीड्स इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि नेट रिएक्शन जो है हमारा वो प्रोसीड कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं ताकि ये दोनों जो हैं स्टेजेस हम उनको जो है एक्सप्लेन प्रिडिक्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स अब जो है हम स्लाइड नंबर 17 पर आ गए हैं और जो है हमने स्लाइड नंबर 16 में जो स्टार्ट किया था टॉपिक, यानी कि 2 स्टेजेस जो थे जो आपको दिखाए थे मैंने, और जो है उसको हमने प्रिडिक्ट करना था। तो अब जो है इस स्लाइड में जो है हम प्रिडिक्ट करेंगे उन 2 स्टेजेस को। तो इसमें जो है सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं जो कि है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और जो है पॉइंट नंबर ए ये है कि इफ़ क्यू सी इज इक्वल्स टू के सी द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसनट्रेशंस आर इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशंस एंड द सिस्टम इज स्टेबल, यानी कि क्यू सी जो है और यानी कि क्यू सी जो है जब के सी के इक्वल होगा तो एक्चुअल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशंस जो होंगी वो इक्वल होंगी इक्विलिब्रियम की कंसनट्रेशंस से, और सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। अब जो है पॉइंट बी ये है कि इफ़ क्यू सी इज़ less than Kc, increase in product concentration for equilibrium so the forward reaction occurs forming additional products, यानी कि Qc जो है जब Kc से कम होगा तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इक्विलिब्रियम के लिए, और जो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो अकर होगा और एडिशनल प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इसी तरह से पॉइंट सी जो है वो ये है कि इफ़ Qc इज़ ग्रेटर देन Kc then there is a decrease in product concentration as the process reverses forms more reactants, यानी कि जब QC जो है वो KC से ज़्यादा होगा तो जो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ होगा और जो है प्रोसेस जो है हमारा वो रिवर्स हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट फॉर्म होंगे हमारे पास। सो इस तरह से जो है हमारा
हमने जो टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट किया था वो जो है एंड हुआ यहाँ पे। अब बढ़ते हैं लास्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है एक छोटा सा उसकी तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, अब जो है हमने लास्ट में जो है एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। और जो है क्वेश्चन ये है कि प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड विच सिस्टम विल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट पर कौन सा सिस्टम जो है उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कंटेन किया और कौन सा सिस्टम जो है उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो कंटेन किया। तो दो जो दिए हैं हमें इक्वेशन इसमें, वो ये है पहली इक्वेशन के 2CO2G डबल एरो 2CO प्लस O2 और Kc जो है वो टेम्परेचर दिया गया है 927 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 3.1 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 18। और जो है बी इक्वेशन जो है हमारे पास वो ये है कि 2O3G डबल एरो 3O2G Kc और टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन इज इक्वल्स टू 5.9 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 55। तो इस तरह से जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ताकि जो है हम इसके यानी कि इस क्वेश्चंस के जो हैं आंसर स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया अब जो है हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो आंसर ये लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc कैन गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। यानी कि मैग्नीट्यूड जो है Kc का वो जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस जो हैं इक्विलिब्रियम पर जो होती हैं उनके बारे में। तो हमारे पास पॉइंट 1 ये लिखा है इसमें कि इफ़ Kc इज़ वेरी लार्ज 1000 और मोर वी विल हैव मोस्टली प्रोडक्ट्स स्पीशीज़ प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर Kc जो है बहुत ज़्यादा होगा 1000 और 1000 से ज़्यादा, तो जब जो है हमारे पास मोस्टली यानी कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगे इक्विलिब्रियम पर। अब जो है सेकंड पॉइंट ये है कि इफ़ Kc इज़ वेरी स्मॉल 0.001 और लेस वी विल हैव मोस्टली रिएक्टेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर Kc जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा 0.001 होगा और उससे भी ज़्यादा कम होगा तो जो है हमारे पास ज़्यादातर रिएक्टेंट स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट होगी इक्विलिब्रियम पर। अब जो है इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 है इफ़ Kc इज़ बिटवीन 0.001 एंड 1000 वी विल हैव अ सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज़ प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। यानी कि Kc जो है अगर 0.001 और 1000 के बीच में हुआ तो हमारे पास जो है एक सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के स्पीशीज़ की इक्विलिब्रियम पर। अब इसी के साथ जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर ताकि जो है हम अपने ये जो आंसर जो है उसको कंप्लीट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम आ गए हैं अपनी लास्ट स्लाइड पर जो कि है स्लाइड नंबर 20 आज के लेक्चर की। तो इसमें ये लिखा है कि बाय यूजिंग दीज गाइडलाइंस वी कैन क्विकली एस्टिमेट वेदर अ रिएक्शन विल स्ट्रांगली फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मेक प्रोडक्ट्स वेरी लार्ज। Kc strongly favor the backward direction to make reactants very small Kc or somewhere in between. Therefore, system B will contain the maximum amount of product. अब जो है इसका मतलब ये है कि हमें ये जो गाइडलाइंस जो थी हमारे लिए यानी कि पिछली स्लाइड में जो 3 पॉइंट्स थे उन गाइडलाइन को यूज़ करके हम जो हैं जल्द से जल्द ये बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्ट्रांगली फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यानी कि वेरी लार्ज बनाने के लिए, या फिर Kc जो है स्ट्रांगली फेवर करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स को जो है ज़्यादा बनाने के लिए। और जो है Kc जो है यानी कि इन ये जो दो कंडीशंस जो अभी मैंने बताई पहले जो 2 लाइंस हैं ऊपर की वो जो है उन दोनों को फॉलो नहीं करेगा और इन दोनों के दरमियान रहेगा। तो अब जो है रिज़ल्ट जो है हमारे पास ये निकला कि सिस्टम बी जो था यानी कि इक्वेशन बी जो थी उसमें जो थे हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनी। तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम बी में जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनी तो सिस्टम नंबर ए यानी कि इक्वेशन नंबर ए में जो है हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बनेगा। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 3 का क्लास नंबर 10 जो थी केमिस्ट्री का तो वो जो है आज कंप्लीट हुआ। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जिनको नीड है उनको। और जो है अगर आपको जो है इसी तरह से और वीडियोस जो हैं चाहिए तो जो है हमारे बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि जो है आपके पास जब भी हम वीडियोस जो हैं डालें तो जल्द से जल्द आपके पास अपडेट आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।